हेलो नमस्कार, आपका फिर से सनाई कैफ़े में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। एक बहुत फेमस ऐड है, दाग भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें जो जिस तरह से दिखाया जाता है कि कोई चीज़ में दाग पड़ा है क्योंकि उसके पीछे जो है इमोशंस होते हैं। तो वैसे ही एक क्योंकि आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर करूं। और कभी कभी मुझे कुछ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि उससे जो भी कंटेंट निकाल के मैं आंसर करूं, जिससे कि वो आपका कुछ समाधान मिल पाए। अगर कुछ और भी आप डिटेल पूछना चाहते हैं तो भी आप उसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लिखेंगे तो मेरे लिए बेटर होगा। जैसे आपने लिखा कि मेरे इतने नंबर हैं और मुझे कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, तो इससे बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि आपकी थिकनेस के बारे में मुझे नहीं पता, रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में नहीं पता, मुझे एज के बारे में नहीं पता, आपका प्रोफाइल क्या है इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी सर्जरी, कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेटर होगी। तो ऐसे ही एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया है, जो नेगेटिव कमेंट है, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है। मैंने सोचा इसी बारे में आज मैं आपको बात करूं, क्योंकि उन्होंने सिल्क वर्सेस लैसिक या कॉन्टूरा के बारे में कंपैरिजन किया है, और मैं इसका आपको पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि तुम झूठे हो, कॉन्टूरा से बेस्ट सिल्क है, इसमें फ्लैप बनता है जो कि यानी कॉन्टूरा में फ्लैप बनता है जो कि हट सकता है, और कॉन्टूरा में ड्राइनेस होती है और सिल्क में ड्राइनेस कम होगी क्योंकि वो फ्लैपलेस टेक्नोलॉजी है। तो थैंक्स, आपने ये मुझे कमेंट किया, लेकिन थैंक्स इसलिए क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिया, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर करूं। सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी टेक्निक ख़राब नहीं है। सिल्क अपनी जगह है, लेसिक अपनी जगह है। लेसिक पिछले 20-25 साल से हम लोग कर रहे हैं सक्सेसफुली, और वो धीमे धीमे इवॉल्व होते होते आज एक बहुत हाई रेजोल्यूशन, बहुत हम लोग सेफ्टी फीचर्स के साथ में और बहुत प्रिसीजन के साथ आज लेसिक हो रहा है। उसके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, कोई इसको कॉन्टूरा कहता है, कोई श्विन प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टेक्निक्स कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली इवॉल्व टेक्निक है, डेवलप टेक्निक है, एस्टेब्लिश टेक्निक है, और इनसे सेफली हम लोग इतने सालों से प्रोसीजर्स कर रहे हैं। माइक्रोकेरेटोम जिसमें हम फ्लैप बनाते हैं वो भी हम लोग सालों से बना रहे हैं। मेरी अपनी 17-18 साल की प्रैक्टिस में मैंने करीब मोर देन 10,000 लगभग प्रोसीजर्स किए होंगे, और सच बताइए मुझे फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कभी बहुत रेयरली मिली होंगी, और वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जो कि किसी के लिए विज़न थ्रेटनिंग हो, अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हों या आपके टूल्स प्रॉपर ना हो, या आपने अगर इस इक्विपमेंट्स आपने प्रॉपरली मेंटेन ना किया हो। तो टचवुड फॉर्चुनेटली मुझे इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिला, और ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऑब्वियसली जब लिटरेचर में आप जाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको उनके बारे में बताया जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसे तो आप घर में आपने अपने घर में सिलेंडर्स रखे हुए हैं, वो तो बॉम्ब है। इलेक्ट्रिसिटी से घर में आपको हर जगह पता है, फायर के मेन 99% रीज़न में इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करेंगे। रोड पे इतने हादसे हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी नहीं रखते, हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में शायद ज़्यादा रिस्क लेते हैं, उससे बहुत मिनिमल नेग्लिजिबल रिस्क सर्जरीज़ में होता है, लेकिन कोई भी प्रोसीजर अगर है तो उसमें रिस्क होगा, तो वो आपको बताया, उसके बारे में ऑलरेडी लिटरेचर में मेंशन होता है, जिससे कि हम सेफ़ रहें, हम और ज़्यादा अलर्ट रहें, जिससे कि वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सिल्क के बारे में अचानक से बहुत बात हो रही है, थैंक्स टू एस्टेब्लिश यूट्यूबर्स, उन्होंने एक निश क्रिएट किया है। सिल्क कुछ नहीं है, सिल्क वही टेक्निक है, स्माइल, जो कि हम लोग पिछले 12-15 साल से कर रहे थे। जाइस प्लेटफॉर्म उसको स्माइल कहता था, और J&J ने जो अब लॉन्च किया है उसको सिल्क कहेंगे, क्योंकि वो स्माइल नहीं कह सकते। तो ये ऑलरेडी लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन बेस्ड टेक्निक्स हैं, क्योंकि जो एक्साइमर लेज़र हम लोग करते हैं तो लेज़र कॉर्निया को रीशेप करता है ऊपर से, चाहे वो फ्लैप हटा के, चाहे वो सरफेस से। लेकिन जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन डिवाइसेस हैं, वही जो एब्लेशन, जो टिश्यू की कार्विंग हम सरफेस पे कर रहे हैं या हम फ्लैप उठा के स्टोमा में कर रहे हैं, वो हम कॉर्नियल टिश्यू के अंदर करते हैं और फिर हम लोग निकाल देते हैं। इसका मतलब फ्लैप यहाँ पे भी बना, बट वो फ्लैप कट नहीं हुआ, फ्लैप अपनी जगह रहेगा, लेकिन वहाँ पोटेंशियल स्पेस बना, और वहाँ पे हीलिंग तो प्रोसेस होगी, क्योंकि आपने 2 सेट ऑफ लेज़र चलाया, एक नीचे चलाया और एक ऊपर चलाया, तभी वो लेंटिक्यूल बनेगा। और वो जो आपका लेंटिक्यूल अंदर बना है, जो टिश्यू आपने कार्विंग की है, उसको आपको एक छोटे से पॉकेट के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसका मतलब फ्लैप है, बट यहाँ पे फ्लैप पूरा ओपन नहीं हुआ बुक की तरह, लेकिन वहाँ पे कैविटी तो क्रिएट हुई, रिएक्शन होगा, हीलिंग तो होगी ही होगी, और नर्व्स एंडिंग्स भी कटेंगी, क्योंकि स्माइल को करते हुए
10-12 साल हो गए, बहुत सारी स्टडीज़ हुई। पहले स्माइल भी जब आया था तो लोगों ने कहा कि इसमें ड्राइनेस कम होगी क्योंकि हम सरफेस पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली हज़ारों स्टडीज़ आज की डेट में ये प्रूव करती हैं कि 3 से 6 महीने के बाद, 3 महीने 4 महीने के बाद अगर आप कंपैरिजन करें किसी भी एग्जामर रिजल्ट प्लेटफॉर्म से अगर स्माइल को, तो दोनों में ड्राइनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए पहले तो मेरी क्लैरिटी इस बात पे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जहाँ तक ड्राइनेस की बात है, ड्राइनेस नहीं होती। कोई भी प्रोसीजर के कुछ रिस्क, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या कुछ रिकवरी पीरियड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई इंसिजन बॉडी में लगा है तो उसको हील होने में टाइम लगेगा। तो वैसे ही जब हम कॉर्निया पे कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो वहाँ पे नर्व एंडिंग्स आपकी डैमेज होंगी और उनको रिकवरी के लिए हमें 2-3 महीने का समय देना पड़ेगा, तभी उसमें ऊपर उस कॉर्निया की एक नॉर्मल रिकवरी आएगी, तभी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आएगी। वो दोबारा से वो ग्रीस जो म्यूसिन है जो सरफेस पे सिक्रीट होता है, जिस पे वाटर होल्ड होता है, उसको वो सिक्रेट करेगी। सरफेस पे जो सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं, जो आपका सरफेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो आपका ऑयल ग्लैंड्स हैं, इन सब को रीएक्टिवेट होके नॉर्मल होने में करीब महीना 2-3 महीने का टाइम लगेगा। तब तक आपको लुब्रिकेशन यूज़ करना है। तो ये जो ड्राइनेस वर्ड है, ये ड्राइनेस आपके लॉन्ग लाइफ में नहीं रहने वाला है। ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है जो शुरू में आएगी। आप ये खुद सोचिए कि कोई भी सर्जरी के बाद हम लोग पहले पेशेंट को रेस्ट करने को कहते थे, आज हम कहते हैं कि आप दूसरे दिन से अपने काम करिए घर में, लेकिन ग्रेजुअली वर्क को बढ़ाइए। इसका मतलब अगर आप स्क्रीन पे काम करेंगे तो एक नॉर्मल पर्सन जो स्क्रीन पे काम कर रहा है उसकी ब्लिंकिंग कम है, उसकी ड्राइनेस हो रही है। ये हम एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम ड्राइव करते हैं, हम जो भी हमारा एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है उससे हमारी सरफेस पे इफ़ेक्ट होता है, सरफेस ड्राई होती है। तो हम आज आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ को, हम कह रहे हैं काम करिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपके माइंडसेट में है कि मेरी सर्जरी हुई है और मेरी ये रिकवरी है, मुझे इसके में कुछ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज़ करनी पड़ेंगी और मुझे उतना ही काम करना है जितना मुझे परमिसिबल है, और धीमे धीमे मैं अपने काम को बढ़ाऊँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किताबों में पढ़ेंगे ड्राइनेस, तो बिल्कुल ड्राइनेस वो ड्राइनेस नहीं है, टेम्प्रेरी फेज़ है, रिकवरी की फ़ेज़ है। जो एक्चुअल ड्राई आई पेशेंट्स के होते हैं उनमें हम लोग लेसिक नहीं करते, इसलिए हम कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर करने से पहले बहुत एनालिसिस करते हैं, ऑकुलर सरफेस एनालिसिस की जाती है, आपका मीबोबिन ग्लैंड्स का फंक्शंस को उसके काउंट किया जाता है कि वो सफिशेंट है कि नहीं, आपका टीयर सब्स्टिट्यूट प्रॉपर है कि नहीं, आपकी लिड्स कैसी हैं। अगर कोई चीज़ अगर कम है और उनको हम क्योर कर सकते हैं तो पहले हम उनको क्योर करते हैं। और अगर ड्राइनेस मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आप ऑलरेडी हैं तो उनके आप में लेसिक होगा ही नहीं, कोई भी लेसिक प्रोसीजर, कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। तो जो ड्राइनेस है ये प्रोसीजर की वजह से उसकी रिकवरी फेज़ है जो इनिशियल कम मंथ्स में होगी, और वो हर प्रोसीजर में डिफरेंट हो सकती है। अगर आप सरफेस एब्लेशन करेंगे तो रिकवरी डिफरेंट होगी, अगर आप फ्लैप रिलेटेड प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसकी रिकवरी डिफरेंट होगी, अगर माइक्रोकेरेटोम बेस्ड अगर फ्लैप बना रहे हैं तो भी रिकवरी डिफरेंट होगी, अगर आप फैम्टो से फ्लैप बना रहे हैं तो रिकवरी डिफरेंट होगी, और अगर आप लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नर्व एंडिंग्स कट रही हैं। बट फ़र्क केवल ये है कि वो फ्लैप अलग नहीं हुआ है, बट नर्व एंडिंग्स अंदर से कटी हैं, उनको रिकवर होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली आपके 2 से 3 महीने में आपको जो ड्राइनेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो रिकवर सब में होंगी। किसी में जल्दी हो सकती हैं, किसी में बाद में हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्क ख़राब है, लेसिक ख़राब है या कॉन्टोरा ख़राब है, अब हमें सेल्क ही कराना चाहिए। हर अपने प्रोसीजर्स की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जहाँ पर नंबर्स कम हैं वहाँ हम सरफेस एब्लेशन कर सकते हैं, वहाँ सरफेस एब्लेशन करेंगे, वहाँ तो फ्लैप ही नहीं बना, क्योंकि यहाँ तो लेंटिक्यूल कट किया तो जो फ्लैप हिट है आपका बना हुआ, भले वो ऊपर से ना दिख रहा हो लेकिन अंदर तो फ्लैप है, तो हम फ्लैप ही नहीं बनाएंगे तो वो तो बेस्ट टेक्निक हो गई, लेकिन उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। एसबीके केरेटोम यूज़ करके फ्लैप बनाएं, लेज़र करेक्शन करें, उसको वापस कर दें, उसके अपने लिमिटेशंस हैं और अपने फ़ायदे हैं। फेम्टो सेकेंड लेज़र यूज़ करें फ्लैप टेक्नोलॉजी के लिए, फिर लेज़र करें, उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। अगर हम लेंटिक्यूल बेस्ड हम चाहे स्माइल करें, चाहे हम सिल करें, चाहे क्लियर करें, उसके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। उसमें सर्जिकल स्किल्स, किसी भी लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्नोलॉजी में सर्जन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन है वो अगर प्रॉपर नहीं हुआ, अगर लेंटिक्यूल एडहेयर रह गए या लेंटिक्यूल ब्रेक हो गए, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसको फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, उसको रीट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई ये कहे कि सिल्क में या स्माइल में या क्लियर में कॉम्प्लिकेशंस होते ही नहीं हैं, ये गलत है। तो इसलिए हर टेक्निक की अपनी इंपॉर्टेंस है। जहाँ हायर नंबर्स हैं
जहाँ कोई भी रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स हम कॉर्निया पे नहीं कर सकते, वहाँ पे हम फेकिक आइवल्स करते हैं, वहाँ हम ICL करते हैं। हम अगर ICL भी नहीं कर सकते और एज ज़्यादा है पेशेंट की और हल्का सा कैटरेक्टस एज में पेशेंट एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो सारी टेक्निक्स हैं इनके अपने अपने एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने इंडिकेशंस हैं। कोई टेक्निक किसी टेक्निक के ऊपर सुपीरियर नहीं है, हर की इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा आप अगर नॉलेज गैदर करने की कोशिश करेंगे अपने आप, चाहे वो गूगल से, चाहे वो आप यूट्यूब देख के, तो कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जो डॉक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कर रहे हैं सालों से, उनका जो एक्सपीरियंस है वो अनमैचेबल है, वो आपके लिए बेस्ट ही प्लान करेंगे। तो ट्रस्ट ऑन योर डॉक्टर्स, दैट इज़ द बेस्ट की फॉर सक्सेस। अगर आप चाहते हैं आपकी आँख में के लिए क्या टेक्निक बेटर होगी, तो ये डॉक्टर डिसाइड करने दीजिए। वो सारे टेस्ट करेंगे, वो आपकी सरफेस एनालाइज करेंगे, कोई भी ड्राई एलिमेंट्स के लिए ऑकुलर सरफेस एनालाइज करेंगे, आपकी रेटिना की पूरी टेस्ट करेंगे, आपकी टोपोग्राफीज़ की जाएंगी। टोपोग्राफीज़ में बहुत सारी टोपोग्राफीज़ की जाती हैं। कॉर्नियल थिकनेस असेस की जाएगी, कोई इरेगुलरिटी कॉर्निया में है, हायर ऑर्डर एब्रेशंस हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंस है, उनको करेक्ट करना है कि नहीं, वो करने से आपको कितना फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ एनालाइज करके ही डॉक्टर आपको बेस्ट आपके लिए जो टेक्निक होगी वो आपको एडवाइस करेंगे। तो इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू, आप जो भी हैं, आपने जो कमेंट किया, इससे मुझे बहुत अच्छा कंटेंट मिला जवाब देने के लिए। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। सिल्क भी अच्छा है, कॉन्टूरा भी अच्छा है, एपी कॉन्टूरा भी अच्छा है, फेमटो कॉन्टूरा भी अच्छा है, सारी टेक्निक्स अच्छी हैं, ICL भी अच्छा है और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन भी अच्छा है। हर चीज़ की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। प्लेन की इंपॉर्टेंस अलग है, ट्रेन की इंपॉर्टेंस अलग है, बस की इंपॉर्टेंस अलग है, कार की इंपॉर्टेंस अलग है, सबकी इंपॉर्टेंस है। हर जगह आप सारी चीज़ों को फिट नहीं कर सकते। अगर आपको लंबा ट्रैवल करना है, अक्रॉस द सी ट्रैवल करना है, तो आप कार कितनी भी अच्छी होगी, कार से ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए ये चीज़ों का डिसीज़न लेने में आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास करिए। उसने पूरी ज़िंदगी लगाई है, उसने पूरा सालों का एक्सपीरियंस है उसके साथ, उसने सीखा है उसी टेक्निक को, उसने उसको अपनी ज़िंदगी में जिया है। वो आपके लिए बेस्ट ही प्लान करेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, पेशेंट की मुस्कान और उसकी स्माइल और उसके फैमिली की खुशी। पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट है खुशियों का। अगर आप किसी को खुशी देते हैं, उसके एवज में अगर आपको कुछ अर्न करते हैं प्रोफेशनल, तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वही अर्निंग हमारी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में भी हमें हेल्प करती है, और वही जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भी फीड करने में हेल्प करती है। इतने सारे लोगों को पूरा सिस्टम एम्प्लॉय करता है, इतनी फैमिलीज़ उससे सपोर्ट से चलती है, वो सब आप लोग के जो एक सहयोग होता है उसी से चलता है। तो ये एक बैलेंस है जो सोसाइटी का चलता रहता है। तो थैंक यू। फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफाई भी करिए और शेयर भी करिए और पूछते रहिए, क्योंकि ये चैनल सनाई कैफ़े केवल आपके लिए है। अगर आप पूछे, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट मैं माइंड नहीं करूँगा, अगर आप पूछेंगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसको आंसर करूँ। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि कुछ और किसी टेक्निक के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए जो आप पूछना चाहते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि वो मैं फुलफ़िल करूँ आपकी। तो बहुत सारा प्यार आप सब लोगों का, और आप लोगों से बहुत सारे आशीर्वाद की आकांक्षा में। नमस्कार।